ये स्कॉलरशिप सिर्फ पीएचडी का स्कॉलरशिप नहीं और ये स्कॉलरशिप सिर्फ मैनेजमेंट साइंसेज के लिए नहीं। इस वीडियो में हम सारे स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे, बीएस की हूँ, मैं एमएस की हूँ या पीएचडी की हूँ। तो इसमें वो सारे रिक्वायरमेंट्स जो एक स्कॉलर्स को चाहिए होते हैं स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए, वो सारी डिस्कशन हम इसमें करेंगे। इनिशियली जो हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, जो कि इटली की एक यूनिवर्सिटी है और नॉर्थ इटली में ये यूनिवर्सिटी और ये सिटी के नाम पे है। ये बोलोनिया एक सिटी है, उस सिटी की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, और उसमें ये स्कॉलरशिप्स हैं। और उससे रिलेटेड हम डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें हम सारे उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो किसी स्कॉलर को स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए चाहिए होते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो आगे जब हाउ टू अप्लाई और जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उस डिस्कशन में जाएंगे तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, और अगर आपको टाइम नहीं है तो इसके लिंक में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहाँ हम स्कॉलरशिप के डिटेल शेयर किया करते हैं, और दूसरे स्कॉलरशिप्स के लिंक्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिंक हम बीएस के हैं, एमएस के हैं, पीएचडी के हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स में हैं, इंजीनियरिंग में है, सीएस में है, मैनेजमेंट साइंसेज में है, सोशल साइंसेज में है। तो किसी भी स्कॉलरशिप में आप इंटरेस्टेड हैं, किसी भी लेवल के स्कॉलरशिप में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहेगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम वक्तन फवक्तन हर किस्म के रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बीएस और एमएस के स्कॉलरशिप डिस्कस करने से पहले हम इस स्कॉलरशिप को डिस्कस करते हैं जो कि पीएचडी प्रोग्राम का स्कॉलरशिप है। पीएचडी प्रोग्राम मैनेजमेंट, ये यूरोपियन स्टाइल है। ये सिर्फ मैनेजमेंट के स्कॉलरशिप नहीं है, ये मैनेजमेंट साइंसेज के स्कॉलरशिप हैं, जिसमें अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है और जारी बात है मार्केटिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है। वो सारे प्रोग्राम इसके अंडर आते हैं। तो आप किसी भी मैनेजमेंट साइंसेज के फील्ड से हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। आपको ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप इन डिटेल को अच्छी तरह से सुन लें, इन लिंक को फॉलो करें, इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो मैं फर्दर इंशाल्लाह आपके साथ अभी डिस्कस करने लगा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सारी डिटेल गिवन है। यहाँ पे कॉल फॉर पीएचडी एप्लीकेशन है, हाउ टू अप्लाई है, स्कॉलरशिप एंड फी है, टाइमलाइन है, डेडलाइंस ओवरव्यू है, फिर यहाँ पे कोर्सेज का डिटेल है और फिर सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। हम इस वेबसाइट पे जाते हैं और फिर आपको फर्दर डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये स्कॉलरशिप्स 4 ईयर्स के लिए हैं। और मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, देखो जैसा मैं पहले कह रहा था कि पहले ये कह रहे थे, समझ रहे थे कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ मैनेजमेंट के हैं, बल्कि मैनेजमेंट नहीं, अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए भी हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 फुल स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। आप आगे डिटेल में भी देख लेंगे और अगर आप अप्लाई करेंगे तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़े लेवल पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि स्कॉलरशिप और टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंटशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस चीज़ को जो बाहर पढ़ के आए हैं या रह के आए हैं, मैं तो खुद इटली से भी पढ़ के आया हूँ और फिर यूके से पढ़ के आया हूँ। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है, आपको आपको टीएशिप कहते हैं ना, असिस्टेंट। जब आप टीचर को असिस्ट करते हैं तो टीचर असिस्टेंट होते हैं। तो उसमें आपको पे करते हैं, बहुत अच्छा खासा पे करते हैं, घंटों के लिहाज से पे करते हैं। और अगर आप 1 घंटा पढ़ाएंगे तो 1 घंटा पढ़ाई का आपको पे करेंगे और 1 घंटा आपकी प्रिपरेशन का भी आपको सेपरेटली पे करेंगे। और अच्छी बात यह है कि आप ड्यूरिंग द डिग्री जब पढ़ा रहे होते हैं तो आफ्टर डिग्री यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर टीचिंग इन एनी यूनिवर्सिटी इन दोज कंट्रीज। तो आपके पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यहाँ पे टीएशिप करके आगे आप टीचिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। और टीएशिप की खासियत ये है कि अगर आप उसमें एफर्ट्स करेंगे तो स्टूडेंट आपका फीडबैक देते हैं, और फीडबैक इतना पॉजिटिव अगर होगा तो आपको वही यूनिवर्सिटी वहीं पे आपको टीचिंग के लिए रख लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं आपको इसके डिटेल भी इंशाल्लाह आपको शेयर करता रहूँगा। और उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि इंटायरली टाट इन इंग्लिश है। और चूंकि ये इटली का है तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश आइल्स या टोफल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑलरेडी इंग्लिश में है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप बना लें, वो भी चल जाएगा। और वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा डिटेल्स। तो ये अच्छी बात ये है कि ये स्कॉलरशिप्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ना आपको आइल्स की ज़रूरत है, ना आपको जीआरई की ज़रूरत है, ना आपको जीमेट की ज़रूरत है। तो आखिर ज़रूरत किस चीज़ की है वो डिटेल मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखो, ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का पीडीएफ फाइल और ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाउ टू अप्लाई का डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और आप विजिट वेबसाइट स्टूडेंट ऑनलाइन पे जाएंगे। डाटा रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए होती है, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे
और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम और रिक्वायरमेंट चेक आप वो अप्लाई करेंगे। अगर आप उसके लिए क्वालिफाई होते हैं तो पीएचडी प्रोग्राम ऑफ इंटरेस्ट को चूज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पीएचडी प्रोग्राम है, सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, एक स्पेशलाइजेशन नहीं है। और उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट को करेंगे, और उसके बाद आप कंप्लीट करने के बाद इसको आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद फिर जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि ये डिटेल यहाँ पे गिवन है, और ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब इसको सबके लिए, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, चाहे ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, चाहे पीएचडी के स्टूडेंट हैं, या आप किसी भी एक प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपने गौर से सुनना है, पढ़ना है और समझना है। ये देखो, ये शुरू का इन्फॉर्मेशन है जो कि इतना रिक्वायर्ड नहीं है आपको। और यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं, ये तो हैं ही, पहले मैं बता चुका हूँ, तो इनको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। लिंक आपके साथ शेयर करूँगा जिसपे आपने अप्लाई करना है। कुछ चीज़ें जो एडमिशन एग्ज़ाम्स, ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों ने गौर से सुनना है और इसको याद रखना है। आप जब भी एप्लीकेशन, जैसे मैंने पहले बताया था, आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद क्वालिफिकेशन एंड रिसर्च प्रपोजल एवेल्युएशन, ये जब एवेल्युएशन होगा, इसमें आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और ये होगा 28 जून तक, मतलब अर्ली जुलाई से पहले पहले ये चीज़ हो चुका होगा, और आपकी एप्लीकेशन की एवेल्युएशन हो चुकी होगी। और आप अगर नेक्स्ट फेज में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका ओरल एग्जामिनेशन होगा, और इस एग्जामिनेशन में आपकी पार्टिसिपेशन जरूरी है। पहले वो एप्लीकेशन की एवेल्युएशन है, एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग है, उसमें आपका होना जरूरी नहीं है। ये ओरल एग्जाम स्टार्ट होगा जुलाई में, 7 जुलाई से स्टार्ट होगा, और 9 बजे के टाइम वहाँ के यूरोप का टाइम होगा, तो हमारा ज़ाहिर बात है थोड़ा सा ज़रा लेट दिन स्टार्ट होता है। तो वो डिटेल फर्दर आपके साथ शेयर किए जाएंगे, वो एक इशू नहीं है। आपका इन प्रेजेंस होगा, और ज़ाहिर बात है कि आप या माइक्रोसॉफ्ट टीम होंगे। माइक्रोसॉफ्ट टीम पे अगर आपको ऑनलाइन नहीं आना था तो वो भी आपको फर्दर गाइड कर दूंगा, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है। MS टीम को आपने अपना वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है और उसकी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो क्वालिफिकेशन और रिसर्च प्रपोजल, और वो ओरल एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम सबमिट करें, ये सब के लिए ज़रूरी है। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट के MS के स्टूडेंट हैं, या PhD के स्टूडेंट हैं, तो ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जब आप स्कॉलरशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अपना वीज़ा बना लें, अपना पासपोर्ट बना लें। और वो पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के होना चाहिए। जैसे ही साल से कम वैलिडिटी रह जाए तो आपने उसको रिन्यू करना है। 5 साल 10 साल आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पहले जा चुके हैं या पहले आप बना चुके हैं, 3-4 साल हो गए हैं, तो 1 साल या उससे कम वक्त रहता है, तो आप उसको रिन्यू करें, क्योंकि उस पर आपका वीज़ा लगना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद आपका CV है। CV की कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक फॉर्मेट होना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ऐसे CVs देखता हूं, मैं हैरान होता हूं कि लोग जैसे इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे कुछ करना नहीं चाह रहे होते हैं। CV के मेरे पास डिफरेंट फॉर्मेट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वो फॉर्मेट ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कोई ऐसा प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो कीजिएगा जिसमें आपके CV का एक मुकम्मल पैटर्न हो, जो कि बेहतरीन पैटर्न में हो और अट्रैक्टिव हो, देखने वाले के लिए ऐसा हो तो उसको लगे कि ऐसा CV, इसका मतलब है कि इसको इग्नोर ना किया जा सके। तो ऐसे CVs के पैटर्न भी मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर करूंगा। आप उनको देख के कोई एक पैटर्न उठा लें, अपने पसंद का उठा लें, लेकिन उसमें डाटा प्रेजेंटेबल हो, उसमें डाटा नजर आ रहा हो, पता चल रहा हो कि अच्छा इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, अच्छा इसमें ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, तो वो सारी चीजें वहां पे नजर आ रही हूँ। अब ये आप BS का है तो आपका जारी बात है डिफरेंट होगा, आप MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो CV का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा, आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें पैटर्न डिफरेंट होगा, क्योंकि हर लेवल के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। कुछ चीज़ें कॉमन है वो मैं बताऊंगा, और कुछ चीज़ें यूनिक हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद जो डिग्रीज हैं वो होना ज़रूरी है, आपके पास आपके सारे डिग्री प्रिपेयर्ड हों, HEC से टेस्टेड हों, वेरीफाइड हों। अच्छा, सारे डिग्रीज HEC से टेस्टेड वेरीफाई नहीं होते। अगर आपके मैट्रिक का FSC का है तो वो आपके बोर्ड से होते हैं, और फिर आपको उसके बाद जब आपके BS की डिग्री है या BA की डिग्री है या MS की मास्टर की डिग्री है तो वो आपके HEC से टेस्टेड होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे डिग्रीज हों, ट्रांसक्रिप्ट हों, टेस्टेड हों। एक डिग्री, अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री टेस्टेड करवा लें, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है तो सिर्फ एक ट्रांसक्रिप्ट टेस्टेड करवा लें, ओरिजिनल टेस्ट करवा लें, फोटो कापी आप उसकी बना लें। लेकिन कहीं कहीं के लिए आपके लिए एक फोटो कापी भी मांगते हैं, तो अगर आप फोटो कापी कर लें, क्योंकि फोटो कापी को फ्रंट से टेस्ट करते हैं, तो आप उसकी फोटो कापियां करके टेस्ट करवा के भी यूज कर सकते हैं। ये इस फर्दर अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता रहूंगा। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरफ मैं आ रहा हूं, और स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर PhD स्कॉलरशिप्स।
मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता रहता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर क्लास को इसके लिए प्रिपेयर करूँ कि वो रिसर्च प्रपोजल की तरफ आएँ, वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आएँ, वो पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ आएँ, वो रेफरेंस लेटर की तरफ आएँ, वो इन चीज़ों की तरफ आएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स इसके लिए तैयार नहीं होते, और उनको चूंकि इतना विजन नहीं होता, वो चीज़ों को देख नहीं रहे होते कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो इस वजह से शायद वो इनकी तरफ नहीं आते। अच्छा, ये तो एक तो मैं रिसर्च प्रपोजल और इनके बारे में बताऊंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं इस वीडियो में के एंड तक आपके साथ शेयर करूंगा कि किन लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है और स्कॉलरशिप के लिए कौन सी खुशियात होना ज़रूरी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आप जो आइडेंटिटी कार्ड है, आपका CV है और आपकी डिग्रीज हैं, ये तो ज़ाहिर बात है कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, ये होने चाहिए। उसके साथ कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि रिसर्च प्रपोजल कंपलसरी नहीं है, आगे इनकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी है। आप देख के हैरान होंगे कि क्या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख लें कि आप रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं, आपका रिसर्च प्रपोजल के लिए आपका तैयार होना, आपके रिसर्च प्रपोजल का अट्रैक्टिव होना, आपके रिसर्च प्रपोजल का ऐसे फील्ड से होना कि वो अट्रैक्टिव लगे। आप हैरान होंगे कि भाई मेरे फील्ड का रिसर्च प्रपोजल वही होगा जो मेरा फील्ड है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके फील्ड का रिसर्च प्रपोजल नहीं होता। आपके हर फील्ड में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे एवरग्रीन एरियाज हैं कि वो हर फील्ड में फिट आते हैं और वो हर एरिया में फिट आते हैं। से फॉर एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी बिलोंग्स टू एवरी फील्ड। सस्टेनेबिलिटी इज ऑलवेज एवरग्रीन फील्ड। सस्टेनेबिलिटी, आपको पता है कि हमारे जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। लेकिन याद रखना कि SDGs हैं, जो गोल्स हैं, जो 17 गोल्स हैं, वो पूरी दुनिया उन पे फोकस्ड है। अगर आप उन गोल से रिलेटेड कुछ भी करोगे तो वो फौरन पिक किया जाएगा, वो फौरन पिक किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के तो SDGs पे लग जाएं, नहीं नहीं। आपके फील्ड में SDGs का रोल है। आपका फील्ड, हर फील्ड जिस भी फील्ड में है, आप अपने फील्ड को SDGs के साथ लिंक कर सकते हैं। आप उन 17 गोल्स को पढ़ें, आपका फील्ड उन 17 गोल्स के साथ बिल्कुल मैच कर जाएगा। आप उनमें से कुछ वैसा करेंगे कि आप उनमें से किसी एक गोल की अचीवमेंट की तरफ जा रहे होंगे, तो वो आपके रिसर्च प्रपोजल की वर्थ को, वैल्यू को बढ़ाएगा, अट्रैक्शन को इम्प्रूव करेगा और एग्जामिनर की नज़र उसको को वो अट्रैक्ट होने लगेगा और वो उसको पिक करेगा, हाँ ये चीज़ है। अब वो सस्टेनेबिलिटी हो या SDGs का कोई और गोल हो, या वो पॉवर्टी रिडक्शन हो, या वो आप कह सकते हैं कि आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, या आपके आप कहते हैं जेंडर इक्वलिटी की तरफ हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो, इनमें से कुछ टॉपिक का मैं नाम ले रहा हूँ SDG से रिलेटेड। मैं फर्दर डिटेल के साथ एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको पता हो कि आपका रिसर्च प्रपोजल किसी SDGs के साथ लिंक होगा तो फौरन पिक हो जाएगा, नहीं होगा तो पिक नहीं होगा, ये बात नहीं है। और होता ही है, ये नहीं होता कि आपको पता नहीं होता। हो सकता है आपके जहन में ना हो कि मेरा रिसर्च प्रपोजल तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि ये तो मेरा तो बिल्कुल ही एंटरप्रेन्योरशिप पे है, मेरा तो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे है, सिविल इंजीनियरिंग पे है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे है, CS पे है, IT पे है, सोशल साइंसेज पे है, तो ये कैसे लिंक होगा? भाई हर टॉपिक लिंक होता है, हर टॉपिक का ऑटोमेटिकली लिंक होता है। हो सकता है आपको ना पता हो, एग्जामिनर को पता चल रहा हो, लेकिन अगर आप उसको पहले देख के समझ के उसमें एक प्रॉपर टच देंगे, उसके टाइटल में एक ऐसी बात करेंगे, ए सस्टेनेबल वे आउट, आप a way to gender equality, a way forward for poverty reduction, को इस तरह का अगर आप कैची वर्ड साथ लगाएंगे तो वो प्रपोजल फौरन पिक हो जाता है। तो बहरहाल इस पे हम फर्दर बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है कि कवर पेज पे रिसर्च टॉपिक आप लिख देंगे, जहरी बात है उसमें नाम लिख देते हैं, 20,000 करेक्टर से एक्ससीड नहीं करना इसने। और वो जो से फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग स्पेस एंड फार्मूला पॉसिबली यूज द फिगर डज इंक्लूड द टाइटल ऑफ, ये सारी चीज़ें उस गिनती में इंक्लूड नहीं होते। It must include the state of art description of the proposal, expected results, और उसके बाद आर्टिकुलेशन ऑफ द प्रपोजल एंड इम्प्लीमेंटेशन टाइम, जो वो कहते हैं ना कि आपके टाइमलाइन क्या है, इसके बारे में ये हर चीज़, प्रपोजल कैसे लिखते हैं, प्रपोजल का टाइमलाइन कैसे है, इनकी वीडियोस मैं आपके साथ यहाँ पे टैग करूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करूंगा, तो आप उनको देख सकते हैं कि ये क्या होता है। आउटलाइन ऑफ द क्राइटेरिया टू बी यूज टू असेस एंड फाइंडिंग ऑब्टेन रेफरेंसेस, रेफरेंसेस क्या है, साइटेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, लिटरेचर रिव्यू क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो रिसर्च प्रपोजल को जानते हैं उनको इन बातों की समझ आ रही होगी, वो पहले से अगर पढ़ चुके हैं तो वो अपना एक कैची सा रिसर्च प्रपोजल बनाएं
जितना अट्रैक्टिव रिसर्च प्रपोजल होगा उतना कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। थीसिस अब्स्ट्रैक्ट, अगर आपका पहले का थीसिस है तो वो भी आप शेयर कर दें, इसको हम पढ़ भी लेते हैं। द अब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेकंड साइकिल डिग्री एमएस थीसिस degree thesis, graduate applicant may submit the draft of the thesis। अच्छा, वो लोग जिनका अभी तक एब्स्ट्रैक्ट पूरा नहीं है, थीसिस पूरा नहीं है, तो वो एक ड्राफ्ट सबमिट कर सकते हैं। 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है कि वो इंक्लूडिंग स्पेस एंड फार्मूला पॉसिबली यूज्ड, लेकिन जो फिगर हैं, जो टाइटल है, जो आउटलाइन है, जो रेफरेंसेस हैं, जो इमेज हैं, जो डायग्राम है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, ये तो रिसर्च प्रपोजल से मुतालिक। जो थीसिस एब्स्ट्रैक्ट है ये 1% का होगा, 99% का नहीं होगा, तो आपका मेन रिसर्च प्रपोजल है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है। पर्सनल स्टेटमेंट ऐसा हो कि वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हो, आपका और आपके रिसर्च का मैच कर रहा हो, आपके और आपके रिसर्च को लिंक कर रहा हो। ऐसा आप उसको एक्सप्लेन करें कि उसको लगे कि ये रिसर्च यही बंदा कर सकता है और रिसर्च के लिए इसी बंदे को बनाया गया है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, पर्सनल स्टेटमेंट कि आपका और आपकी डिग्री का लिंक बनाता है कि ये डिग्री आपने ही करना है और आप ही इसी डिग्री के लिए बनाए गए हों। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। द स्टेटमेंट शैल इंक्लूड द रीजंस प्रॉम्प्टिंग द एप्लीकेंट टू अटेंड द पीएचडी प्रोग्राम, कि इस एप्लीकेंट को ये डिग्री अटेंड करना है, and those relevant experience and research interests that make the applicant suitable for the specific PhD program। वो आपके पास रिसर्च इंटरेस्ट है, वो आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है जो इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको सूटेबल बना रहा है। तो 3000 करेक्टर में आप लिखेंगे, आप अपना थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में, ये क्या, ये क्या, ये क्या, और वो जो जो किया है, वो जो करना जा रहे हैं उससे लिंक्ड चीज लिखें। ये ना हो कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, आप लिख रहे हैं और देयर इज नो रेलिवेंस टू द प्रोस्पेक्टिव प्रोग्राम। तो ऐसा ना करें, आप जो प्रोग्राम में जा रहे हैं उस प्रोग्राम से रिलेटेड एक्सपीरियंस लिखें और उनको फिर मैच करें कि मैंने ये किया है, अब ये मैं करना चाह रहा हूँ जो कि आप ऑफर कर रहे हैं, और मेरा किया हुआ एक्सपीरियंस, मेरा रिसर्च इंटरेस्ट इससे मैच करता है, मेरा फील्ड मेरे इस सुपरवाइजर के फील्ड से मैच करता है, मेरा प्रोग्राम मेरी डिग्री इस डिग्री के साथ मैच करता है, मेरे एक्सपीरियंस मेरे रिसर्च क्वालिफिकेशंस इसके साथ मैच करते हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि ये मैं करूं और मैं ही इसके लिए बेहतर कैंडिडेट हूं और मुझे ही करना चाहिए, और ये करने के बाद मैं इस तरह से सोसाइटी के लिए सूटेबल हूँगा। ये बात मैं पहले भी करना चाह रहा था, मैं बार बार करूंगा कि आपकी स्टडी का, आपके काम का सोशल इम्पैक्ट होना चाहिए। आप सोसाइटी को क्या देंगे? आपको एक पीएचडी का 4 साल का स्कॉलरशिप देते हैं, करोड़ों रुपए आप पे खर्च करते हैं, करोड़ों, बिल्कुल ऐसे ही है। आप पीएचडी यूके से, यूएस से, कनाडा से, यूरोप से करेंगे तो तकरीबन 15,000 यूरो, पाउंड या डॉलर आपकी सालाना फीस होती है, और 60-70 हज़ार आपके डॉलर या पाउंड या यूरो अगर फीस हो, तो आप खुद सोचो आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, और ये सारे वो पे करते हैं। तो उस वो चाहते हैं कि आप सोसाइटी को रिटर्न करें, आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम करें। तो आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, आप अपने पर्सनल स्टेटमेंट में, आप अपने रिसर्च प्रपोजल में, आप अपने सीवी में, आप एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं, हर जगह पे इन चीज़ों को लिंक करके इस तरह से प्रेजेंट करें कि उनको लगे कि वाकई ये सूटेबल बंदा है। बातें बहुत सारी है, हम इस एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। रेफरेंस लेटर है, नॉट मोर देन 3 रेफरेंस लेटर साइंड बाई Italian and international academic and professional in research field which do not form part of admission board। एडमिशन बोर्ड से हट के हूँ, इटालियन की हूँ, इंटरनेशनल हूँ, अटेस्टिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट, वो बता रहे हो कि ये एप्लीकेशन सूटेबल है, एंड हिज इंटरेस्ट इन द साइंटिफिक रिसर्च, वो रिसर्च करना चाहते हैं। लेटर्स शैल बी अपलोडेड फॉलोइंग द प्रोसीजर डिटेल्ड इन द कॉल ऑफ एप्लीकेशन। 3.2 में ये डिटेल में बताया गया है, लेकिन आप पहले रेफरेंस लेटर बनवा लें। रेफरेंस लेटर बनवाने के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखो, रेफरेंस लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, मैं रेफरेंस लेटर स्टूडेंट्स को देता हूँ, लेकिन स्टूडेंट आते हैं, रेफरेंस लेटर बना के जाते हैं, ना वो लेटर मुझसे शेयर करते हैं, ना उसका ड्राफ्ट मुझसे शेयर करते हैं, ना बाद में अप्लाई करने के बाद मुझसे रब्ता करते हैं। मेरे पास हज़ारों ईमेल्स आ रहे होते हैं, नो वन कैन रिस्पॉन्ड एवरी ईमेल। जब तक मेरा स्टूडेंट मुझसे रब्ता नहीं करेगा, कहेगा ये सर मैंने ड्राफ्ट है, ये इंग्लिश में प्लेन टेक्स्ट है, ये उसका पीडीएफ फॉर्मेट है, आपने साइन करके दिया है, इस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई कर दिया, काइंडली आप इसको रेस्पॉन्ड कर दें, मैं उसी वक्त रेस्पॉन्स कर देता हूँ। लेकिन अगर ईमेल आता है, स्टूडेंट का ना अत्ता ना पत्ता, ना उसने मुझसे रेफरेंस लिया है, ना मुझसे रब्ता किया है, ना मुझे बताया है, वो ईमेल फिर चला जाता है। तो मेक श्योर कि आप अपने सुपरवाइजर के, अपने टीचर के पास जाएंगे, आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको रेफरेंस लेटर देगा या आपको कहेगा ड्राफ्ट ले आओ, मैं इसको पढ़ के फिर साइन करके दे दूंगा।
आप उसको प्रॉपर लिखवाएं या खुद लिख के दें। आप जिस जिस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं उनसे चीज़ों को लिंक करें, सस्टेनेबिलिटी से लिंक करें। मतलब आपके टॉपिक और जो स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर रहे हैं और प्लस आप एसडीजीज, इन तीनों का एक मर्जिंग सा बनाएं और वो साइन करवा के उसका सॉफ्ट भी टीचर को दें, हार्ड भी में उसको दे दें और उसको कहें कि काइंडली अगर आप अप्लाई करें तो उसको रिमाइंड करें हर दूसरे तीसरे दिन। हर बंदे की अपनी मसरूफियात होती हैं, ये नहीं है कि एक प्रोफेसर को आपने कहा है और वो फ्री है और आपने आपका ईमेल चला गया होगा तो वो फौरन कर देगा, ऐसा नहीं होता। आपने उसको पोलाइटली रिमाइंड कराना होता है। अगर आपके करीब है तो आप जाएं, वरना आप ईमेल कर दें, वरना आप फ़ोन कर दें, वरना आप व्हाट्सएप कर दें, वरना किसी दोस्त को कहें कि उसको जाके कहें। तो इस तरह से मेक श्योर करें कि आपके रेफरेंस लेटर सबमिट हो गए हैं। मैंने देखा होता है कि कई लोग हैं वो रेफरेंस लेटर का केयर ही नहीं करते और इस वजह से वो मेरिट से रह जाते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पे मैं बहुत बात करता रहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से बहुत रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, बहुत फोर्स करता रहता हूँ, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट किस माइंडसेट के साथ होते हैं कि छोड़ो यार पब्लिकेशन की हमें क्या जरूरत है, ये तो शायद टीचर की जरूरत है, ये तो शायद ऐसे है, ये तो शायद वैसे है। भाई पब्लिकेशन स्टूडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट बन सकता है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो मार्केट में ग्रो करना चाहते हैं, वो जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, जो लोकल स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं, वो जो यूएन के साथ काम करना चाहते हैं, वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए बेइंतहा जरूरी है कि वो रिसर्च पब्लिकेशन करें। वो देखो यहाँ पे उन्होंने कहा मैक्सिमम 5, मतलब कितने होंगे? हमारे स्टूडेंट तो एक नहीं लिखते और वो कहते हैं 5 का डिटेल होना चाहिए, 5 अच्छों का डिटेल होना चाहिए। तो वो आप लोगों ने शेयर करने हैं, आपने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने हैं, आपने पेपर पब्लिश करने हैं, आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है। इस पे मेरी सेपरेट वीडियोस मौजूद हैं अगर आप करना चाहें, और आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी पब्लिकेशन है और उस फील्ड से है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके आगे बढ़ने के। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी क्या ट्रेनिंग्स हैं, आपकी टीचिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं। इस पर बहुत ज़्यादा लोगों के पास डाटा होता है। अगर आपने कहीं पढ़ाया है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर है, कहीं आपका फीडबैक आया है तो आपको टॉप 10% में रहे हैं तो वो आप शेयर कर दें, कहीं आपको मतलब कोई आपको अवार्ड मिला है वो आप शेयर कर सकते हैं, कोई रिसर्च एक्टिविटी की है, किसी किस्म की वेबिनार अटेंड किया है आपने, कोई किसी को ट्रेनिंग दी है, कोई ट्रेनिंग ली है, कोई ग्रांट मिला है, कोई ग्रांट के लिए अप्लाई किया है, किसी टीचर के साथ काम किया है, मतलब कोई भी चीज़ हो, करिकुलर एक्टिविटीज, नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आप कोई भी चीज़ हो, आपका एक से एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़ डू कंसिडर इट, प्लीज़ डू रिकॉर्ड इट। उसकी वैल्यू होती है, उसकी वर्थ होती है। इन बातों के बाद मैं आपको बता दूं कि जो इसका एवोल्यूशन क्राइटेरिया, आप हैरान होंगे। आपके 100 मार्क्स हैं और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देखो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 5 मार्क्स हैं। अगर आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन के आप देखो, अच्छा मैं थोड़ा सा टॉप पे जाऊं, मतलब यहाँ से स्टार्ट ले लूं और आपको हैरान करूं कि आपके किस किस चीज़ के नंबर हैं और कितने हम इनको लेस इंपॉर्टेंट समझते हैं। फर्स्ट बैचलर एंड सेकंड क्लास डिग्री मास्टर फाइनल मार्क्स, ग्रेजुएट शैल बी एवेलुएटेड अकॉर्डिंग टू द वेटेड मार्क्स। इसके 5 मैक्सिमम पॉइंट हैं और अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको 4.5, 4, 5 भी मिल जाते हैं अगर आपका 3+ CGPA है। लेकिन अगर आपका नहीं भी है तो आपको कम से कम ये नंबर मिल जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएटर वोकेशनल प्रोग्राम है, आपका स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है, रेलिवेंट टू पीएचडी प्रोग्राम है, आपको 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आपके पब्लिकेशंस हैं, आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। जिनके नहीं है सोचो कितनी मैं वीडियोस में रिक्वेस्ट किया है, मैं अपने क्लासेस में रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई पब्लिकेशन करो। इससे आपको फायदा होगा। बताने वाला हो सकता है कि उसने 40-50 कर ली हो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आप इस रिक्वायरमेंट को समझें और इस पर फोकस करें। 10 नंबर जिसकी पब्लिकेशन है उसको मिल जाएंगे, जिसके नहीं है उसका 0, तो खुद आप समझ जाओ। और उससे इम्पोर्टेंट रिसर्च प्रपोजल, साइंटिफिक वैल्यू, ग्राउंड ब्रेकिंग नेचर, स्ट्रक्चर एंड फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल, इस पे अगर आप काम करें। मैं अपने ग्रेजुएट के क्लासेस को पूरा सेमेस्टर ये कहता रहता हूँ लेकिन वो फिर भी नहीं करते, और अगर कर लें आप लोग तो आपके 15 पॉइंट्स हैं। उसके बाद अदर ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ अगर आपने कर लिए तो 5 पॉइंट्स हैं। रिसर्च एक्टिविटीज़ आपने कर लिया, आपके 5 पॉइंट्स हैं। रेफरेंस लेटर हैं, आपके 3 पॉइंट्स हैं। और ये लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट है सॉरी, आपके 4 पॉइंट्स हैं। और ओरल एग्जामिनेशन में आप दोबारा हैरान होंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 5 पॉइंट्स। पहले भी 5 पॉइंट्स, अब भी 5 पॉइंट्स। आपने डॉक्यूमेंट से प्रूफ किया, आपको 5 पॉइंट्स मिल गए। आपने बोल के खुद को प्रूफ किया, आपके 5 पॉइंट्स हैं। तो डू स्पीक इंग्लिश, डू कीप राइटिंग, डू कीप स्पीकिंग, डू कीप लिसनिंग। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आपके नंबर आ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ बैठ के इंग्लिश बोलें, सुने, सोचें, देखें। इस पे काम करेंगे तो आपके ये नंबर मिल सकते हैं। और इसी तरह
रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन, इस पे आप फोकस करें। क्लास में प्रेजेंटेशन दिया करें, प्रपोजल का प्रेजेंटेशन बनाएं, प्रपोजल के एक एक चीज को डिस्कस करें। मैं इस पे इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो है भी से और भी बनाऊंगा, आपको गाइड करूंगा कि 25% मार्क को कैसे अटेन करें। जनरल नॉलेज ऑफ इशू इनकम्पास्ड बाय द पीएचडी प्रोग्राम, आपके उस फील्ड का नॉलेज जाहिर बात है इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स उसके हैं। तो अगर इसको आप प्रॉपरली फिल आउट करते हैं, और अगर आप जो फील्ड के किस फील्ड से, मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसका फर्दर आप एप्लीकेशन स्टार्ट करें, उसमें जाके देखें कि कौन कौन से फील्ड हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ये डिटेल्स हैं, इसके अलावा भी डिटेल्स हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एप्लीकेशन के लिए मैं लिंक आपको दे देता हूँ, ये एप्लीकेशन का लिंक है, इस लिंक पे आप जाएंगे, आप लोग एप्लीकेशन को फिल करें और अपना पहले रजिस्टर करें, फिर एप्लीकेशन को फिल करें। और अगर किसी किस्म का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इनमें जितनी भी चीज़ें हैं, रिसर्च प्रपोजल है, सीवी है, रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँगा। और टाइमलाइन के से रिलेटेड, डेडलाइन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप फी से रिलेटेड, तो इन सारी चीज़ों पर इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे, आप ये काफर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये स्कॉलरशिप। और इसके अलावा मैं कह रहा था आपको मास्टर की स्कॉलरशिप, मास्टर की स्कॉलरशिप इंटरनेशनली भी हैं, इवन कामसर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाह कैंपस के अनलिमिटेड स्कॉलरशिप है। मास्टर इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, सीएस है, सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट साइंसेज है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एमबीए है, इन सारे प्रोग्राम पे आपको स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो उन स्कॉलरशिप्स पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिंक इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरे चैनल पे जाके वो सर्च कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं आपको साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन अगर कोई स्कॉलरशिप, कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप आपको न मिल रहा हो तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो उसके लिए आप मुझे प्राइवेटली मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह के डिटेल्स देखने के लिए इंशाल्लाह हम राब्ते में रहेंगे, आपको कोई भी डिटेल चाहिए होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इवन अंडर ग्रेजुएट के बारे में भी डिटेल शेयर करूंगा, और पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में जो रेफरेंसेज हैं, जो डिग्री हैं, जो रिसर्च है, जो आपका पर्सनल स्टेटमेंट है, ये सारी बातें अंडर ग्रेड के लिए भी हैं, ग्रेजुएट के लिए भी हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफिक डिटेल्स होंगे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आप कोशिश करें स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करें, अच्छे से अच्छे स्कॉलरशिप्स के लिए ट्राई करें। दुनिया में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगा। और अगर आप इस पे एफर्ट्स करेंगे, एसटीजीज को इसके साथ लिंक करेंगे और इस पे एफर्ट्स करेंगे तो ज़रूर आपको इंशाल्लाह मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे अट्रैक्टिव और बेहतरीन स्कॉलरशिप के साथ मैं दोबारा हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।